मेरे सभी सुधी श्रोताओं को विवेक श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपका नया दोस्त। वैसे तो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, पर आज मैं प्रस्तुत कर रहा हूं मशहूर कहानीकार मुंशी प्रेमचंद जी की एक भावुक कहानी, मंत्र। संध्या का समय था। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। मोटर द्वार के सामने खड़ी थी कि दो कहार एक डोली लिए आते दिखाई दिए। डोली के पीछे एक बूढ़ा लाठी टेकता चला आता था। डोली औषधालय के सामने आकर रुक गई। बूढ़े ने धीरे धीरे आकर द्वार पर पड़ी हुई चिक से झांका। ऐसी साफ सुथरी जमीन पर पैर रखते हुए भय हो रहा था कि कोई घुड़क न बैठे। डॉक्टर साहब को खड़े देखकर भी उसे कुछ कहने का साहस न हुआ। डॉक्टर साहब ने चिक के अंदर से गरज कर कहा, कौन है? क्या चाहता है? बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, बड़ा गरीब आदमी हूं। मेरा लड़का कई दिन से। डॉक्टर साहब ने सिगार जलाकर कहा, कल सवेरे आओ, कल सवेरे। हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते। बूढ़े ने घुटने टेक कर जमीन पर सिर रख दिया और बोला, दुहाई है सरकार की, दुहाई है। लड़का मर जाएगा हुजूर, 4 दिन से आंखें नहीं। डॉक्टर चड्ढा ने कलाई पर नजर डाली। केवल 10 मिनट समय और बाकी था। गोल्फ स्टिक खूंटी से उतारते हुए बोले, कल सवेरे आओ, कल सवेरे। ये हमारे खेलने का समय है। बूढ़े ने पगड़ी उतारकर चौखट पर रख दी और रोक कर बोला, हुजूर, हुजूर, एक निगाह देख ले, बस एक निगाह हुजूर। लड़का हाथ से चला जाएगा हुजूर। 7 लड़कों में यही एक बच रहा है हुजूर। हम दोनों आदमी रो रो कर मर जाएंगे सरकार। आपकी बढ़त हो दीन बंधु। ऐसे उजड़ देहाती यहां प्रायः रोज आया करते थे। डॉक्टर साहब उनके स्वभाव से खूब परिचित थे। कोई कितना ही कुछ कहे, पर वो अपनी ही रट लगाते जाएंगे, किसी की सुनेंगे नहीं। डॉक्टर साहब ने धीरे से चिक उठाई और बाहर निकलकर मोटर की तरफ चले। बूढ़ा ये कहता हुआ उनके पीछे दौड़ा, सरकार, सरकार, बड़ा धर्म होगा हुजूर, दया कीजिए हुजूर, बड़ा दीन दुखी हूं। संसार में कोई और नहीं है बाबूजी। मगर डॉक्टर साहब ने उसकी ओर मुंह फेर कर देखा तक नहीं। मोटर पर बैठकर बोले, कल सवेरे आना। मोटर चली गई। बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की भी परवाह नहीं करते। शायद इसका उसे अब भी विश्वास न आता था। सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर है, इसका ऐसा मर्म भेदी अनुभव अब तक न हुआ था। वो उन पुराने जमाने के जीवों में था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी कलह को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। जब तक बूढ़े को मोटर दिखाई दी, वो खड़ा टकटकी लगाए उस ओर ताकता रहा। शायद उसे अब भी डॉक्टर साहब के लौट आने की आशा थी। फिर उसने कहारों से डोली उठाने को कहा। डोली जिधर से आई थी उधर ही चली गई। चारों ओर से निराश होकर वो डॉक्टर चड्ढा के पास आया था। इनकी बड़ी तारीफ सुनी थी। यहां से निराश होकर फिर वो किसी दूसरे डॉक्टर के पास न गया। किस्मत ठोक ली। उसी रात उसका हंसता खेलता 7 साल का बालक अपनी बाल लीला समाप्त करके इस संसार से सिधार गया। बूढ़े मां बाप के जीवन का यही एक आधार था। इसी का मुंह देखकर जीते थे। इस दीपक के बुझते ही जीवन की अंधेरी रात भाएं भाएं करने लगी। बुढ़ापे की विशाल ममता
टूटे हुए हृदय से निकलकर अंधकार आर्त स्वर में रोने लगी। कई साल गुजर गए। डॉक्टर चड्ढा ने खूब यश और धन कमाया, लेकिन इसके साथ ही अपने स्वास्थ्य की रक्षा भी की, जो एक साधारण बात थी। ये उनके नियमित जीवन का आशीर्वाद था कि 50 वर्ष की अवस्था में उनकी चुस्ती और फुर्ती युवकों को भी लज्जित करती थी। उनके हर एक काम का समय नियत था। इस नियम से वो जौ भर भी न टलते थे। बहुधा लोग स्वास्थ्य के नियमों का पालन उस समय करते हैं जब रोगी हो जाते हैं। डॉक्टर चड्ढा उपचार और संयम का रहस्य खूब समझते थे। उनकी संतान संध्या भी इसी नियम के अधीन थी। उनके केवल 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। तीसरी संतान न हुई, इसीलिए श्रीमती चड्ढा भी अभी जवान मालूम होती थी। लड़की का तो विवाह हो चुका था, लड़का कॉलेज में पढ़ता था। वही माता पिता के जीवन का आधार था। शील और विनय का पुतला, बड़ा ही रसिक, बड़ा ही उदार, विद्यालय का गौरव, युवक समाज की शोभा, मुखमंडल से तेज की छटा से निकलती थी। आज उसकी 20वीं सालगिरह थी। संध्या का समय था। हरी हरी घास पर कुर्सियां बिछी हुई थी। शहर के रईस और हुक्काम एक तरफ, कॉलेज के छात्र दूसरी तरफ बैठे भोजन कर रहे थे। बिजली के प्रकाश से सारा मैदान जगमगा रहा था। आमोद प्रमोद का सामान भी जमा था। छोटा सा प्रहसन खेलने की तैयारी थी। प्रहसन स्वयं कैलाश नाथ ने लिखा था और वही मुख्य एक्टर भी था। इस समय वो एक रेशमी कमीज पहने, नंगे सिर नंगे पांव इधर से उधर मित्रों की आवभगत में लगा हुआ था। कोई पुकारता, कैलाश जरा इधर आना। कोई उधर से बुलाता, अरे कैलाश क्या उधर ही रहोगे। सभी उसे छेड़ते थे, चुहले करते थे। बेचारे को जरा दम मारने का अवकाश न मिलता था। सहसा एक रमणी ने उसके पास आकर पूछा, क्यों कैलाश, तुम्हारे सांप कहां हैं? जरा मुझे दिखा दो। कैलाश ने उससे हाथ मिलाकर कहा, मृणालिनी इस वक्त क्षमा करो, कल दिखा दूंगा। मृणालिनी ने आग्रह किया, जी नहीं, तुम्हें दिखाना पड़ेगा। मैं आज नहीं मानने की, तुम रोज कल कल करते हो। मृणालिनी और कैलाश दोनों सहपाठी थे और एक दूसरे के प्रेम में पगे हुए। कैलाश को सांपों के पालने, खिलाने और नचाने का शौक था। तरह तरह के सांप पाल रखे थे। उनके स्वभाव और चरित्र की परीक्षा करता रहता था। थोड़े दिन हुए उसने विद्यालय में सांपों पर एक मार्के का व्याख्यान दिया था। सांपों को नचाकर दिखाया भी था। प्राणी शास्त्र के बड़े बड़े पंडित भी ये व्याख्यान सुनकर दंग रह गए थे। ये विद्या उसने एक बड़े सपेरे से सीखी थी। सांपों की जड़ी बूटियां जमा करने का उसे मरज था। इतना पता भर मिल जाए कि किसी व्यक्ति के पास कोई अच्छी जड़ी है, फिर उसे चैन ना आता था, उसे लेकर ही छोड़ता था। यही व्यसन था। इस पर हजारों रुपए फूंक चुका था। मृणालिनी कई बार आ चुकी थी, पर कभी सांपों को देखने के लिए इतनी उत्सुक न हुई थी। कह नहीं सकते आज उसकी उत्सुकता सचमुच जाग गई थी या वो कैलाश पर अपने अधिकार का प्रदर्शन करना चाहती थी। पर उसका आग्रह बेमौका था। उस कोठरी में कितनी भीड़ लग जाएगी, भीड़ को देखकर सांप कितने चौंकेंगे और रात के समय उन्हें छेड़ा जाना कितना बुरा लगेगा, इन बातों का उसे जरा भी ध्यान न आया। क्या कैलाश मृणालिनी को सांपों को दिखाएगा या कुछ अनर्थ होगा? सुनिए मंत्र पार्ट 2 में।